मानवता के खिलाफ संभावित अपराध की दी चेतावनी। विश्व समुदाय से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का किया आह्वान। अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ यूएस ओपन के तीसरे दौर में बनाई जगह। एंडी मरे भी 2016 के बाद पहली बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंचे। रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी तीसरे दौर में बनाई जगह। और जापान ओपन बैडमिंटन में एच एस प्रणॉय ने सिंगापुर के लो की यून ने सीधे सेटों में हारकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में चाइना ताइपे के चाओ तिएन चेन से होगा मुकाबला। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और कर्नाटक की 2 दिवसीय यात्रा पर आज कोच्चि पहुंचेंगे। पीएम मोदी आज शाम कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां वे आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाडी में श्री आदि शंकरा जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। इसके बाद वे आज कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेल की 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से एसएन जंक्शन के बीच पहले फर्स्ट फेज का उद्घाटन करेंगे। कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना देश में सबसे अधिक टिकाऊ मेट्रो परियोजना होगी, जिसमें लगभग 55% ऊर्जा की जरूरत सोलर एनर्जी से पूरी की जा रही है। पीएम कोच्चि मेट्रो रेल परियोजना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इन्फो पार्क के बीच 11 किलोमीटर से अधिक लंबे दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी कुरुपंथरा कोट्टायम चिंगवनम रेलखंड के नए बने दोहरे रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस रेलखंड के दोहरीकरण में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम और मैंगलुरु के बीच के पूरे रेलखंड का दोहरीकरण का काम किया जा चुका है। इससे रेलगाड़ियां तेजी और सुगमता से चल सकेंगी। पीएम केरल के 3 रेलवे स्टेशनों एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम शहर और कोल्लम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। इन सुविधाओं में स्काई वॉक, सोलर पैनल, मलजल निस्तारण संयंत्र, ऊर्जा की बचत करने वाली लाइट्स, वर्षा जल संरक्षण और आंतरिक परिवहन व्यवस्था शामिल है। इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भाजपा की राज्य इकाई की कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव ग्राउंड जीरो से यानी कि कोच्चि से इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अनुज, नमस्कार आपका। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम खासकर शहर को डेवलप करने की दिशा में कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना अहम इसे आप देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। और सबसे बड़ी जो अगर हम बात कहें तो आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जो यहाँ जितने भी प्रोग्राम किए गए हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की चुनौतियां आज के समय में प्रदूषण को देखते हुए हैं या जलवायु परिवर्तन है, ऐसे में सबसे बड़ी बात है और खास बात यह है कि जो मेट्रो लाइन का जो आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे वो सौर ऊर्जा से, उसका ज्यादातर जो संचालन होगा सौर ऊर्जा से होगा। इसके बाद वो दूसरे चरण की जो मेट्रो लाइन का शिलान्यास करेंगे उसको भी सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री शाम को 6 बजे यहीं पर आएंगे और एक कार्यक्रम का यहां संबोधन भी करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की खासियत क्या है, ऐसे मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से संचालित सौर ऊर्जा से होता है। ये एक अच्छी बात है। और जिस तरीके से लगातार भारत आगे बढ़ रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये हवाई अड्डा है। और आज जो 2 मेट्रो के स्टेशन जो हैं वो यहां की जनता को जो सौगात के रूप में मिलेंगे वो भी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। एक सबसे बड़ी बात ये होगी।
दूसरी अगर हम अध्यात्म की तरफ बात करें तो आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य मंदिर में भी जाएंगे और आदि शंकराचार्य की पवित्र जन्मभूमि यहीं पर है, कोची के पास, वहां शाम को जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आदि शंकराचार्य का जिनका जन्म केरल की इस धरती पर हुआ था, उन्होंने अगर हम कहें अपनी अंतिम सांस केदारनाथ के अंदर जाके ली थी। पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया था और एक हम बात करें पूरी संस्कृति को जोड़ने की जो उनकी एक कवायद रही थी, आज देश उनको याद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्ष पूर्व केदारनाथ के अंदर उनकी एक भव्य मूर्ति का भी उद्घाटन किया था। आज जब लोग केदारनाथ जाते हैं तो केरल की इस पवित्र जन्मभूमि पर पैदा हुए आदि शंकराचार्य के दर्शन आज केदारनाथ के अंदर भी होते हैं। तो ये अध्यात्म के साथ साथ विकास की रफ्तार को बढ़ाने का जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने लिया है, निश्चित तौर पर इसका एक उदाहरण आज केरल की धरती पर भी देखा जाएगा। अनुज, मैं आदि शंकराचार्य के विषय पे आऊंगा, उनसे और भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं फिर से मेट्रो वाले मसले पे आता हूं, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा वो पूर्ण तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला ये मेट्रो होगा। मेरा सवाल ये कि अब जिस तरह से भारत ने ये फैसला किया है कि आने वाले 2030 तक या फिर उसके आगे भी हम अपने जो फॉसिल फ्यूल है उस पर आधारित जो चीज़ें होती है उसको बहुत कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, चूँकि हम जानते हैं कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी हम मेंबर हैं और उसके शुरुआतकर्ता भी भारत नहीं है, तो न सिर्फ केरल में बल्कि आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में भी सरकार की ये कोशिश है कि बजाय कि हम डीजल, पेट्रोल, कोल, इसकी जगह हम अब सोलर एनर्जी पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाएं। तो ये न सिर्फ किफ़ायती भी है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। बिल्कुल असीम, आपने बहुत सही सवाल उठाया और सबसे बड़ी बात यही है कि भारत ने पर्यावरण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अगर पिछले कुछ वर्षों की ही बात करें तो इसमें काफी तेज रफ्तार से काम किया है। देखिए 2030 तक का लक्ष्य देश ने रखा है कि पूर्ण रूप से हमें ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर वापस हमें जो है ट्रांसफर होना है। पेट्रोल और डीजल के जितने भी चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर जो निजी वाहन होते हैं उनको पूरी तरीके से 2030 तक हमें उस पर जाना है, कन्वर्ट होना है। और अभी हम 2022 में अगर आज मैं 8 साल पहले बात करूं तो आप देखिए आज आपको 2 व्हीलर की मैं बात करूं, 4 व्हीलर की बात करूं, आज आपको हर शहर के अंदर ये गाड़ियां दिखाई देती हैं। तो कितनी तेजी से इस काम पर देश आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आपने बिल्कुल सही कहा, पर्यावरण की चुनौतियां ये सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के सामने है। और पूरी दुनिया के सामने जब इस चुनौतियों से निपटने की बात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बैठकें होती हैं जब उनमें की जाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनमें शिरकत करते हैं तो वहां जो प्रण लिया जाता है उस प्रण को देश के अंदर किस तरीके से तेजी से लागू करना है ये पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा। और आज हम इस केरल की धरती पर भी देखेंगे ये जो मेट्रो का संचालन होगा जिसका उद्घाटन आज करेंगे, ये ज्यादातर इसका संचालन पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर होगा और जो शिलान्यास भी दूसरे चरण का होगा वो भी सोलर एनर्जी पर होगा। हवाई अड्डा यहां कोची का पूर्ण रूप से संचालित सोलर एनर्जी पर है। और ना सिर्फ केरल बल्कि पूरे दूसरे राज्यों के अंदर हम देखें अब जितना भी नया आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, चाहे वो बस अड्डे हों, चाहे हवाई अड्डे हों या बड़ी सरकारी इमारतें हों, उसमें सरकार ने सबसे बड़ा लक्ष्य यही रखा है कि उसकी जितनी भी जरूरतें एनर्जी की हैं, ऊर्जा की हैं, वो पूर्ण रूप से ग्रीन एनर्जी के रूप में पूरी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोच्चि से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल करेंगे। देश को समर्पित होने वाले विक्रांत की विशेषताएं बता रही हैं हमारी सहयोगी नंदिता डागर।
उन चुनिंदा देशों की सूची में भारत शामिल हो गया है जो न सिर्फ अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं बल्कि उसे डिजाइन और बनाते भी हैं। तो स्वदेश में निर्मित कोचिन शिपयार्ड और बहुत ही प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें लगी थी। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ चल गई है और वहां से बहुत 100 से करीब छोटी, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस भी इसके साथ जुड़ी हैं। तो न सिर्फ इसने इंडस्ट्री को गैल्वनाइज किया है बल्कि भारत की एक बढ़ती हुई सामरिक शक्ति, मिलिट्री शक्ति, सैन्य शक्ति और एक तरह से औद्योगिक शक्ति का भी ये नमूना है। और बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इंडिया की प्रोजेक्शन ऑफ पावर का जो नमूना है उसको भारतीय नौसेना में शामिल करेंगे। आईएनएस विक्रांत जो है, आईएनएस विक्रांत पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का था, उसका रीइंकारनेशन, उसका पुनर्जन्म है। और ये इसके अंदर 4 गैस टरबाइन्स हैं जो 2 प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ी हुई हैं और इस तरह गैस टरबाइन के ऊपर भी भारतीय नेवी का ये पहला ही प्रयोग होगा। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ कोची से आईएनएस विक्रांत से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। तो कल प्रधानमंत्री इस आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे ताजा खबर की। महिलाओं के स्वास्थ्य से ये खबर जुड़ी हुई है। सर्विकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। इस वैक्सीन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में लॉन्च किया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वैक्सीन बनाई गई है। 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी जो कि 30 साल तक बचाव करेगी। ये वैक्सीन बहुत कारगर है और सर्विकल कैंसर से बचाव करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में सर्विकल कैंसर के हर साल लगभग 1.5 लाख मामले आते हैं जिसमें लगभग 67,000 मरीजों की इससे मौत भी हो जाती है। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधारों के लिए काम में जुट गए हैं। What is important and needs to be highlighted far and wide, I think even through the media, is what Rajesh was hinting is the first indigenously developed India's vaccine for HPV virus. It will be affordable also. It will also add to the esteem of a common Indian, also live up to Prime Minister Modi's call for Atmanirbhar Bharat. And just to add to that before I conclude, we are already very cautiously working on the preventive health care, particularly in the cancer sector. और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से। नितेंद्र, आपका स्वागत है। और लगातार हम आपसे पहले भी बात करते रहे हैं कि पहले कोविड को लेकर भारत ने एक इंडिजिनस वैक्सीन तैयार किया। देश ने देखा कि 200 करोड़ से अधिक की आबादी को ये वैक्सीन लगाई गई और अब बहुत दिनों से एक इंडिजिनस वैक्सीन, खासकर हमने कहा कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में 67% जो महिलाएं हैं वो इससे प्रभावित होती हैं। कितना मददगार, कितना महत्वपूर्ण आज का दिन खासकर ऐसे महिलाओं के लिए जो कि सर्विकल कैंसर से पीड़ित है। देखिए असीम, 2-3 इसका महत्व है। पहला तो कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये जय अनुसंधान का एक बेहतर उदाहरण है। दूसरा है जो प्रिवेंटिव हेल्थ
कल्चर जो बनाने की बात हो रही है, जिसमें ऐसी बीमारियां जिनसे बचाव हो सकता है, उस पर ज़्यादा सरकार का जोर है। चाहे वो आप अपने स्वस्थ रह करके, चाहे योग और प्राणायाम के जरिए, या फिर खेलो इंडिया के जरिए, या फिर जो वैक्सीनेशन के जरिए जिन बीमारियों से बचाया जा सकता है, उस दिशा में एक कल्चर विकसित किया जा रहा है, जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये देश के अंदर बनी है वैक्सीन, इसका रिसर्च भी हुआ है, साथ ही जो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सीरम, वो इसको बना रही है। तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है कि जो महिलाओं के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है आज के दिन में, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में 1 लाख करीब 25,000 हर साल ये मामले आते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जिसमें 67,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। तो एक बड़ा हम फिगर देख रहे हैं कि मौत का, और इसको रोका जा सकता है इस वैक्सीन के जरिए, क्योंकि इससे पहले 2 वैक्सीन थी जो विदेशी वैक्सीन थी, उसकी कीमत ज़्यादा थी, एक डोज की कीमत करीब 4,000 पड़ रही थी, तो बहुत से लोग लगाते भी नहीं थे और जागरूकता भी नहीं थी। तो इसलिए सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया, इस पर रिसर्च किया गया, 10 साल से इस पर काम हो रहा था, और पिछले 3 साल में 12 साइट पे 2,000 वॉलंटियर के बीच में इसको ट्रायल किया गया, और बहुत ही प्रभावी और बहुत ही सुरक्षित वैक्सीन है। 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको लगाया जाएगा, और उनको पूरे टाइम तक इसको वो प्रोटेक्ट करेगा, करीब 20-25 साल तक प्रोटेक्ट करेगा, और सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। तो अगर एक बार हमारे सिस्टम में आ जाएगा, और बहुत ही इसको सस्ता रखा गया है। जो आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि 200 से 400 रुपए के बीच में इसकी कीमत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सस्ती है। आगे सरकार से बातचीत के बाद हो सकता है कि और कीमत में कमी आए, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और एक और बात जो डॉक्टरों ने हमें बताया कि इसमें लड़कों को भी दिया जा सकता है, मेल जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उनको भी ये वैक्सीन दिया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा रहता है। हालांकि शुरुआत में बच्चियों को दिया जाएगा, क्योंकि वो उनको ज़्यादा खतरा है इस कैंसर का। तो लिहाजा एक बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत बड़ा दिन है विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी। आपकी बातों को बहुत गंभीरता से हमारे दर्शक सुन रहे होंगे। समय इतना ही है। नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन क्योंकि इंडिजिनस तरीके से स्वदेशी वैक्सीन इसके खिलाफ, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो है वो डॉक्टरों ने तैयार की है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब तेजस की। हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वदेशी जेट के एक अधिक सफल और अत्यधिक प्रभावी मॉडल के डेवलपमेंट को अनुमति दे दी है, जिसे एक अन्य मेगा प्रोजेक्ट द्वारा दमदार 5वें जनरेशन के स्टील्थ फाइटर के साथ अपनाया जा सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट में 5वें जनरेशन के स्टील्थ फाइटर विमान तैयार किए जाएंगे। तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ मंजूरी दी गई है। 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने को मंजूरी दी गई है। सुपर क्रूज क्षमताओं के अलावा स्टील्थ फीचर के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। अगले कुछ महीनों के भीतर ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास में G414 इंजन के साथ अधिक क्षमता विकसित होगी। तेजस मार्क 2 में मौजूदा तेजस मार्क 1 की तुलना में एक विस्तारित लड़ाई की रेंज इसमें विकसित की जाएगी। हथियार रखने की बड़ी क्षमता भी इसमें विकसित की जाएगी। मार्क 2 वेरिएंट मिराज 2000, जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमानों की जगह ले पाएगा। तेजस का मार्क 2 दुश्मन के इलाकों में आक्रामक अभियानों में माहिर होगा। और इस सब के बीच वैमानिकी विकास एजेंसी के प्रमुख गिरीश देवधरे ने कहा है कि LCA मार्क 2 युद्धक विमान विकास परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये डिजाइनरों के लिए एक उन्नत 17.5 टन सिंगल इंजन विमान विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। नए विमानों का विकास 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो देश की रक्षा पंक्ति को आने वाले दिनों में एक और मजबूती तेजस के जरिए मिलने वाली है। तेजस 2 के निर्माण को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अपनी मंजूरी दे दी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधीर, जैसा कि हमने कहा कि ये जो हमारी देश की रक्षा पंक्ति है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करेगा। बिल्कुल असीम, देखिए जिस तरीके से भारतीय वायुसेना और सरकार तैयारी कर रही है कि तेजस मार्क 1 को
के करीब जो 30 विमान है वो सेना में शामिल किए जा चुके हैं और करीब 5 से 6 स्क्वाड्रन जो है वो शामिल किए जाने की योजना है। और जो अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पुराने जो विमान होते जा रहे हैं उसको बदलना है, भारतीय वायुसेना की जरूरत है। और इसमें अगर खास तौर पर बात करें तेजस मार्क 1A की, अगर तेजस मार्क 2A को अगर इसमें तेजी से शामिल किया जा सकता है तो न केवल अगर आप बात करें MiG-21 जो अभी पुराने पड़ते जा रहे हैं उनको तेजस मार्क 1A से रिप्लेस किया जाएगा और अभी रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर जगुआर की बात करें, MiG-29 की बात करें तो इनकी जगह भी जो सरकार की योजना है कि जो तेजस है वो हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट होगा भारतीय वायुसेना के लिए, इसकी तैयारियां हैं और इसके मद्देनजर सरकार जो है लगातार आगे काम करती जाएगी। और इन्हीं के मद्देनजर जो ये मंजूरी है, ये जो डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से देखा जा सकता है। खास तौर की बात करें तेजस मार्क 2 की, एक बेहतर इंजन के साथ है, क्योंकि तेजस मार्क 1 में जो GE का 404 इंजन था, इसमें GE का 414 इंजन है, तो ज्यादा बेहतर जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। और खास बात चूंकि तेजस पहले ही फ्लाई वायर और एवियोनिक्स जो जैसी टेक्नोलॉजी है और उनको पहले से ही प्रूव कर चुका है, ये चीजें प्रूवन हो चुकी है। तो अब चूंकि ये भी हमें पता होगा कि इसके जो नेवल वर्जन है, ADA और DRDO जो तेजस का नेवल वर्जन है उसकी भी तैयारी कर रही है, उसके भी विकास में लगी हुई है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि भविष्य में जो हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जेट तेजस होगा मार्क 2 वो बेहतर स्पेसिफिकेशन के साथ होगा और खास तौर पर इसका जो नेवल वर्जन होगा, जैसा कि हाल ही में INS विक्रांत जो है उसका कमीशनिंग होने जा रहा है, प्रधानमंत्री इसको कमीशन करेंगे भारतीय नौसेना में। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो तेजस का नेवल वर्जन होगा उसको INS विक्रांत पर भी तैनात किया जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 के दूसरे चरण के निर्माण को मंजूरी दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। डी कंपनी पर NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। दाऊद के अलावा छोटा शकील पर भी NIA ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम पर 15 लाख, दाऊद के अन्य सहयोगियों जावेद पटेल, चिकना, टाइगर मेमन पर भी 15-15 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम समेत गैंग के सदस्यों के खिलाफ कई संगीन मामलों में एजेंसी जांच कर रही है और NIA ने इसी साल 3 फरवरी को एक FIR दर्ज की थी। इसमें दाऊद और उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ हथियारों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल सिंडिकेट, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा गलत तरीके से जमीन हड़पने का आरोप है। मई महीने में NIA ने मुंबई से डी कंपनी के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था।
जांच में पता चला था कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में डी कंपनी की अवैध गतिविधियों और आतंकी वित्त पोषण में शामिल थे। इसके अलावा वे शकील शेख उर्फ छोटा शकील के करीबी सहयोगी हैं, जो पाकिस्तान से एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट चलाता है और भारत में जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी और हिंसक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। मई में ही दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों, ड्रग पेडलर्स और हवाला ऑपरेटरों से जुड़े मुंबई में 1 दर्जन से भी अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई थी। और अब कुछ अहम दूसरी राष्ट्रीय खबरें। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष के पोषण माह का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से महिला और स्वास्थ्य और बच्चों और शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय पोषण माह पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विचार विमर्श का मंच उपलब्ध कराता है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलना है। पोषण अभियान भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसके जरिए 6 साल से कम आयु के बच्चों, बच्चियों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं में पोषण संबंधी मानकों में सुधार करना है। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की थी। पोषण अभियान के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार ने मिशन पोषण के दूसरे चरण की समेकित पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरुआत की थी। साथ ही पीएम मोदी ने अपने पिछले मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। और हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि हमें कितना पोषण मिल रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। सही पोषण क्यों जरूरी है हमारे और आपके लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पोषण स्वास्थ्य का आधार है। पोषण हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की कुछ नाजुक अवस्थाओं में सही पोषण मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। उसके अंतर्गत हमारी किशोर बालिका स्कूल की अवस्था में होती है, वहीं से उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है उचित पोषण के बारे में, जिससे उनके अंदर खून की कमी को दूर किया जा सके और वो एक स्वस्थ बालक को आगे चल के जन्म दे सके। और जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस समय भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जागरूकता फैलानी है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा 6 महीने का या उससे बड़ा हो जाता है तो साथ में ठोस आहार की भी आवश्यकता होती है, और संपूर्ण आहार हम देते हैं तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी सावधानियों को अगर हम बरतें तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुपोषण मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने में सक्षम होंगे। विशेष तौर पर नवजात शिशु और छोटे बच्चों को सही पोषण मिलना जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी को इस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम संतुलित आहार खाएं, और ये सारे जो इसके अंदर एडिकेट अमाउंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लवण तत्व सब एडिकेट होने चाहिए, ताकि हमें कोई बीमारियां या डेफिशिएंसी डिजीजेस ना हो। गर्भावस्था में सही पोषण शिशु की बेहतर सेहत को सुनिश्चित करता है। सही पोषण मिलना शिशुओं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है। इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर जागरूक बने और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
बढ़ेंगे आगे। 3 दिनों के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने यूएई के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक और तीसरे रणनीतिक संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वे अपने समकक्ष शेख अब्दुल्ला के साथ रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़ सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परस्पर संबंध सहित भागीदारी और मजबूत करने के लिए कटिबद्ध हैं। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी के दौरे पर मंत्री सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। शेख नाहयान ने भारतीय समुदाय, योग गतिविधियों, क्रिकेट और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मजबूत समर्थन की सराहना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की चौथी बैठक में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये बैठक सभी के लिए अधिक न्याय संगत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका की पुष्टि करने के लिए एक अहम मंच है। और बैठक से अलग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और शिक्षा एवं विदेश मंत्री द्वितीय डॉक्टर मोहम्मद मलिकी बिन उस्मान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा भारत के उच्च शिक्षण संस्थान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों के बीच संस्थागत भागीदारी, दोहरी डिग्री, संयुक्त कौशल प्रमाणन, सिंगापुर में अर्ध कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वर्क परमिट जैसे मुद्दों पर भी दोनों नेताओं ने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष डॉक्टर अहमद बेलहौल अल फलासी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और शिक्षा और कौशल विकास में अपने सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर अहमद बेलहौल ने मौजूदा भागीदारी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और दोनों देशों की समृद्धि के लिए इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी सहमति जताई। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की डिग्री की मान्यता के संबंध में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के सामने आने वाले मुद्दों को भी उठाया, जिस पर यूएई के शिक्षा मंत्री ने मामले को देखने का आश्वासन दिया। पर्वतीय इलाकों में होने वाले भूस्खलन, हिमस्खलन जैसे खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर देश के अन्य राज्यों से आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों ने भी हिमालयी राज्यों में आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर विचार विमर्श किया। उत्तर से उत्तर पूर्व तक फैले हिमालय राज्यों में भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी आपदाएं यहां के निवासियों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। हिमालय क्षेत्र को सबसे नए पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में यहां आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में पर्वतीय इलाकों में होने वाले भूस्खलन और हिमस्खलन की आपदाओं से जुड़े एक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मजबूत हुआ है। साथ ही वित्त की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने सभी पेशेवरों से आह्वान किया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े नवोन्मेष से जुड़े। इटली, जापान जैसे अन्य देशों के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े तकनीकों को साझा करने के लिए भी करार हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2016 में आपदा न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में आपदा जोखिम में कमी पर 10 सूत्री एजेंडे की घोषणा की थी, जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीआरआर के क्षेत्र में नए प्रयासों के समाधान खोजने वाला दृष्टिकोण शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा कि देश का भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र नॉर्वे के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। आपदा प्रबंधन के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सम्मेलन के माध्यम से हिमालय राज्यों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी राष्ट्रीय स्तर की रणनीति बनाने का प्रयास है। इसकी जियोलॉजी ना देखें, इसकी ग्लेशियोलॉजी भी देखें, इसकी रिवर मॉर्फोलॉजी भी देखें, इसका वेदर एंड क्लाइमेट भी देखें, इसका
स्ट्रीम फ्लो भी देखें तो इसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता है। एक कोई विभाग नहीं है, बहुत सारे विभागों को एनडीएमए ने साथ लाने की कोशिश की है। इस सम्मेलन में देश के कई राज्यों से आए आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवर और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया ताकि आपसी अनुभवों को साझा कर एक व्यापक रणनीति बनाई जा सके। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और दक्षिण भारत के राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। कुन्नूर, गुडलूर समेत कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने नागापट्टनम, मय्याथुदुराई और तंजावुर जिलों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में मंत्री जी खराब सड़कों की उपयोगिता बता रहे हैं और लॉजिक ये दे रहे हैं कि जहां खराब सड़कें होती हैं वहां सड़क दुर्घटना कम होती है और लोग भी कम मरते हैं। जहाँ खराब सड़कें होती हैं हमें फोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पर लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि केरता की जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी है कि वहाँ रोज एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। ये भी एक कारण है। तो आप ये छत्तीसगढ़ के मंत्री को सुन रहे थे कि जहां सड़कें खराब होती हैं वहां दुर्घटनाएं जो होती है वो कम होती है। बढ़ेंगे आगे और अब व्यापार जगत कुछ अहम खबरों पर निगाह डालेंगे। और व्यापार जगत की तमाम खबरों को समेट कर हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय, नमस्कार। धन्यवाद असीम, स्वागत है आप सभी का व्यापार प्राइम में। और शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर और अच्छी खबर है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। अगस्त में जो जीएसटी का कलेक्शन है उसके आंकड़े अब जारी हो चुके हैं। 1,43,612 करोड़ रुपए का ये जीएसटी कलेक्शन अगस्त महीने में दिखाई दिया है। ये लगातार 6 महीने हो गए हैं जब ये 1,40,000 का जो औसत आंकड़ा है उससे ऊपर ये जीएसटी कलेक्शन दिखाई दिया है। ये काफ़ी अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिए। इंपोर्ट से जो होने वाली कमाई है उसमें 57% की बढ़ोतरी देखी गई है। बीते साल के मुकाबले अगर देखें तो ये 28% ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन है, लेकिन जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उससे जो संग्रह है वो 19% बढ़ा है। ये भी समझने वाली बात होगी कि जो घरेलू बाजार में ट्रांजैक्शन है इसमें ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है। अप्रैल से अगस्त तक होने वाले जीएसटी संग्रह में 33% की बढ़त है, यानी ये पूरे साल का आंकड़ा भी है। 33% की जो बढ़त दिखा रहा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। इस महीने का कलेक्शन भले ही 28% बढ़ा है, लेकिन अप्रैल से अगस्त तक का कलेक्शन देखें, कंबाइंड कलेक्शन तो वो 33% पिछले साल के मुकाबले, यानी रिकवरी और बेहतर जो कंप्लायंस है उसकी वजह से ये जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आपको बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं और इसका फ़ायदा राज्यों और केंद्र दोनों को ही मिलता हुआ दिख रहा है। एक और खबर जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो है इकोनॉमिस्ट की जुड़ी हुई। एक्चुअली द इकोनॉमिस्ट के यूरोपियन इकोनॉमिक एडिटर क्रिश्चियन ओडेनडॉल के हवाले से एक ट्वीट किया गया है कि जर्मनी अपने नागरिकों को पैसे भेजने में सक्षम नहीं है क्योंकि बैंक अकाउंट्स को टैक्स आईडी से मिलाने में 18 महीने का वक्त लगेगा और सिस्टम के पास केवल 1 लाख ट्रांजैक्शन की ही क्षमता है। ये तो एक ट्वीट है इकोनॉमिस्ट के, ये यूरोपियन यूनियन के एडिटर हैं, इकोनॉमिक एडिटर हैं, जिनके हवाले से मतलब उन्होंने एक ट्रांसलेशन किया है। हालांकि वहाँ पे जर्मन अथॉरिटीज़ के हवाले से ये बात कही गई है कि जर्मनी में ये दिक्कत है कि वहाँ के लोगों को पैसे ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बैंक अकाउंट और जो टैक्स आईडी है उसका मिलान अभी तक नहीं हुआ और अगर ऐसा सरकार करती है तो उसमें 18 महीने का वक्त लगेगा। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। अमिताभ कांत, ये भी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ही के ही आंकड़े हैं जहां से अमिताभ कांत जी ने ट्वीट किया है। ये सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के, इस वक्त G20 के शेरपा हैं।
उन्होंने कहा कि एक टेक रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है भारत में। रियल टाइम ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, मतलब एक साथ आप कितना ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उसकी क्षमता, उसको संभालने की क्षमता भारत में चीन, अमेरिका और यूके, ये 3 देशों को मिला लें तो उससे भी ज़्यादा दिखाई देती है। हालांकि ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है जो इकोनॉमिस्ट की, उसने कई देशों के जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन के डेटा है उसमें टॉप 10 इकोनॉमीज़ को एक तरह से फीचर किया है और उसमें भारत सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है। 25 बिलियन ट्रांजैक्शन से ज़्यादा आपको भारत में दिखाई देते हैं, जबकि चाइना $16 बिलियन पर दूसरे नंबर पर है और जो ब्रिटेन, यूके और जो दूसरी इकॉनमी है हांगकांग, कोरिया, वो काफ़ी नीचे दिखाई देती हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फिनटेक है या फिर जो बैंक टू बैंक इंटरऑपरेटिबिलिटी है उसमें भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और फिनटेक ने एक अपनी अलग मुकाम बनाई है, कम से कम बीते 2-3 सालों में, जब से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी खबर इकॉनमी के लिए। गुरुवार को शेयर बाजार आज गिरावट के साथ खुले। कल आपने देखा होगा काफ़ी तेजी दिखाई दी थी, लेकिन आज बाजार गिरावट के साथ खुलते हुए दिखाई दे। 30 शेयरों का आधारित जो सेंसेक्स है वो 700 से ज़्यादा अंक गिरा, 1.19% की गिरावट दिखाई दी। 58,829 का स्तर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 201 अंक गिरा, 1.13%, 17,558 पर। दरअसल वैश्विक बाजार में जो कमजोरी दिखाई दे रही है उसका असर एशियाई बाजार और उसके बाद फिर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। चुनिंदा शेयर्स की बात करें, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टीसीएस, रिलायंस, इन्फोसिस में 2 से 4% की आज गिरावट देखी जा रही है। उधर बजाज फिनसर्व, टाटा कंज्यूमर्स, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल और ग्रासिम आज के टॉप 10 हैं। खिलौनों का आपको ध्यान होगा कि खिलौनों का किस तरह से एक्सपोर्ट भारत से बढ़ रहा है पीएम मोदी की अपील पर। और अब फर्नीचर की बारी है। भारत में बने फर्नीचर की मांग विदेशों में अब तेजी से अपनी जगह बना रही है। इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच होने वाले एक्सपोर्ट में फर्नीचर्स में 2013 की तुलना में 248% की बढ़ोतरी दिखाई दी है और 2013 में अप्रैल से जुलाई के बीच में 1,992 करोड़ रुपए का फर्नीचर का निर्यात हुआ था। इस साल की बात करें तो ये 6,790 करोड़ रुपए के फर्नीचर्स का एक्सपोर्ट्स का आंकड़ा आ गया है। तो आपको ऐसे ही कुछ आंकड़े जो कि एक तरह से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल आज के व्यापार में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को अर्थव्यवस्था के हवाले से पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees.
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब खबरें खेल जगत से। और खेल जगत की तमाम खबरों को समेटकर हमारे सहयोगी गौरव स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। गौरव, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो एशिया कप की खबरों के साथ करेंगे। एशिया कप क्रिकेट के ग्रुप बी में एक अहम मुकाबले में आज श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में श्रीलंका और बांग्लादेश अपना दूसरा मैच खेलेंगी। श्रीलंका अपने शुरुआती मुकाबले में अफगानिस्तान से 8 विकेट से हारा था, वहीं बांग्लादेश को भी अफगानिस्तान के हाथों अपने पहले मुकाबले में 7 विकेट से हार मिली थी। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सुपर 4 में जगह बनाएगी। तो दोनों टीमों के लिए काफ़ी अहम रहेगा यह मुकाबला और दोनों ही टीमों की जो नज़रें रहेंगी वो ये रहेंगी कि यहाँ पर जीत हासिल करें और सुपर 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखें। वहीं एशिया कप क्रिकेट में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने अपने ग्रुप चरण के दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 40 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम जो है वो सुपर 4 में पहुंच गई है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 192 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में हांगकांग ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना सकी। मैच में 68 रन की पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव मैन ऑफ द मैच रहे। पहले पाकिस्तान और उसके बाद हांगकांग को धूल चटाकर टीम इंडिया ने बुलंद हौसले के साथ सुपर 4 में जगह बना ली है। हालांकि सुपर 4 में पहुंचने की कहानी हांगकांग के खिलाफ टॉस हारने के साथ शुरू हुई, जहां हांगकांग के कप्तान ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। पिछले मैच की तुलना में इस बार भारतीय ओपनर्स थोड़ा मंझे हुए दिखे और पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की। हालांकि रोहित शर्मा 21 के स्कोर पर आयुष शुक्ला का शिकार हुए। इसके बाद केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ स्कोर को 100 के करीब तक ला दिया। केएल राहुल 36 के स्कोर पर मोहम्मद गजनफर का शिकार बने, लेकिन विराट ने अपनी लय जरूर हासिल कर ली और सूर्य कुमार यादव के साथ 42 गेंदों पर 98 रन की साझेदारी कर भारतीय टीम के स्कोर को 192 तक पहुँचा दिया। कोहली ने 44 गेंदों पर 59 रन बनाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंदों पर 68 रन की पारी खेली। जीत के लिए मिले 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हांगकांग की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहली विकेट 12 के स्कोर पर सामने आ गई, जिसे अर्शदीप सिंह ने लिया। कप्तान निजाकत खान ने बाबर हयात के साथ 39 रन की साझेदारी कर कुछ स्थिरता देने की कोशिश की, लेकिन 10 पर वो रन आउट हो गए। रंग में दिख रहे बाबर हयात का अहम विकेट रवींद्र जडेजा ने लिया, जिन्होंने 41 पर हयात की बल्लेबाजी पर ब्रेक लगा दिया। इसके थोड़े ही देर बाद एजाज खान और किंचित शाह के विकेट भी सामने आ गए। हांगकांग ने अपनी लय खो दी और स्कोर को तेजी देने की उनकी कोशिश रंग नहीं ला पाई। हांगकांग की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 152 रन ही बना सकी और भारतीय टीम ने मुकाबला 40 रन से अपने नाम कर लिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वाकई प्रतियोगिता में लगातार दूसरी जीत हासिल की है भारतीय टीम ने। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय का शानदार खेल देखने को मिल रहा है। प्रणॉय ने अंतिम 16 के मुकाबले में सिंगापुर के लो कीन यू को 22-20, 21-19 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ये मुकाबला प्रणॉय ने 44 मिनट के अंदर अपने नाम किया। प्रणॉय का अब क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जो होगा वो चीनी ताइपे खिलाड़ी से होगा। बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फुटबॉल की। डूरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज जमशेदपुर एफसी का सामना इंडियन एयरफोर्स से होगा। ये मैच कोलकाता के किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का ये आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला है। वैसे दोनों के लिए क्वार्टर फाइनल के दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में ये मैच सिर्फ औपचारिकता मात्र है। दोनों की कोशिश रहेगी कि वो इस मुकाबले को जीत टूर्नामेंट में जीत के साथ अपना सफर जो है वो समाप्त करें। वहीं एक अन्य मुकाबले में ट्राउ का सामना चेन्नई एफसी से होगा। ये मैच इम्फाल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो भी टीम हारेगी उसका सफर डूरन कप में समाप्त हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं यूएस ओपन की। एंडी मरे 2016 के बाद पहली बार यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। मरे ने दूसरे दौर में अमेरिका के एमिलियो नावा को 5-7, 6-3, 6-1, 6-0 से हराया। वहीं पिछले ग्रैंड स्लैम विंबलडन में उपविजेता रहे निक किर्गियोस ने भी जीत के साथ अगले दौर में जगह बनाई। किर्गियोस ने बेंजामिन बोंजी को 7-6, 6-4, 4-6, 6-4 से मात दी।
महिला वर्ग की बात करें तो अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। सेरेना ने दूसरी वरीयता प्राप्त एनेट कॉन्टिविट को 7-6, 2-6, 6-2 से शिकस्त दी। वहीं विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी मारिया सक्कारी यूएस ओपन के दूसरे दौर से हारकर बाहर हो गई। चीन की वांग शीयू ने उन्हें 3-6, 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। दुनिया के 5वें नंबर की खिलाड़ी जेबून ने अमेरिकी खिलाड़ी मांडलिक पर सीधे सेटों में जीत दर्ज की। जेबून ने मांडलिक को 7-5, 6-2 से हराया। तो असीम, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस एक बार फिर से आपके पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात श्रीलंका की। संकटग्रस्त श्रीलंका ने आपातकालीन ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के साथ कर्मचारी स्तरीय समझौता कर लिया है। 48 महीनों के इस समझौते के तहत आईएमएफ श्रीलंका को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत लगभग 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज देगा। इस समझौते से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंकाई सरकार की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया है और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कर्ज में डूबे हुए श्रीलंका ने आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर की मांग की थी। दरअसल श्रीलंका 7 दशकों से अधिक समय में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंकाई लोगों को महीनों से बुनियादी सामानों की भारी कमी और आसमान छूती महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए संसद को बताया था कि बेलआउट पाने के लिए आईएमएफ के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर यातनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट बुधवार को जारी कर दी गई, जिसमें यह कहा गया है कि चीन द्वारा उइगरों और दूसरी मुस्लिम जातीय समूहों की भेदभावपूर्ण हिरासत मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैस्लेट ने चीन सरकार को प्रशिक्षण केंद्रों, जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की सिफारिश की है। चीन पर बहुत नरम होने के लिए कुछ राजनयिकों और अधिकार समूहों की आलोचनाओं का सामना करने वाली मिशेल बैस्लेट ने बुधवार को अपना 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने से कुछ मिनट पहले ही ये रिपोर्ट जारी की है। बैस्लेट ने मई में सिनजियांग का दौरा किया था और इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस रिपोर्ट में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के बीजिंग के अभियान में यातना और अन्य अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों पर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दखल देने की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने बताया है कि ये रिपोर्ट कई महीनों से तैयार थी, जिसमें सालों सिनजियांग प्रांत में मानवाधिकारों के बारे में होने वाले अत्याचारों का दस्तावेजों के साथ चित्रण किया गया है। खबर पाकिस्तान से है, जहां भारी बारिश और बाढ़ से 399 बच्चों सहित 1191 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को आपदा से बचाने के लिए वैश्विक सहायता प्रदान की जा रही है। पाकिस्तानी सरकार के अनुसार बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। करीब 10 लाख घर पूरी तरह से या फिर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करोड़ों लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही करीब 7.25 लाख पशु भी मारे गए हैं और लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि लगातार बारिश के कारण जलमग्न है। बाढ़ के कारण सब्जियों और फलों की कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों का एक काफिला, एक दल यूक्रेन में ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ओर बढ़ रहा है, जिस पर रूस का कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के इस कदम से युद्ध क्षेत्र में मौजूद परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकने और परमाणु आपदा टाले जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। निरीक्षकों की टीम पास के शहर ज़ेपोरिजिया पहुंच चुकी है। IAEA के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख परमाणु निरीक्षक राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि उनका मिशन परमाणु दुर्घटना को रोकना है। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ज़ेपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की स्थायी उपस्थिति होनी चाहिए, ये बातें कही हैं। तो इस बेहद ही अहम खबर के साथ ही मिड डे प्राइम के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे IME गाजियाबाद, 27 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारे बाद इस सिंहासन पर बैठने के अगर कोई योग्य है तो वो तुम हो शिवप्पा नायक। आपने सदैव स्वर्गीय महाराज के कान भर के उन्हें उनके ही पुत्र के विरुद्ध कर दिया। राजनीति इसका त्याग करता हूँ। शिवप्पा नायक जी, हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। अब समय आ गया है उन पुर्तगालियों को खदेड़ भगाने का। यह है INS विक्रांत। आखिर क्यों है पूरी दुनिया की नजरें इस INS विक्रांत पर? क्यों INS विक्रांत सिर्फ एक डिटरेंस पार दुश्मनों के लिए नहीं है, बल्कि कैसे यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में तमाम भू राजनीति को बदलने वाला है। उन्नीस 1971 की जंग का हीरो INS विक्रांत का ये नया अवतार किन मायनों में है खास? कौन सी ऐसी क्षमताएं हैं जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर रही हैं? बताएंगे आप। नए भारत की सोच के साथ जुड़ा है प्रदूषण मुक्त भारत का सपना। महिलाएं जो काम कर रही हैं इसी प्रदूषण को दूर करने के लिए। इमर्जिंग कंटामिनेंट्स पे काम करती हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं साइलेंट किलर्स। तो वी हैव टू सी दैट वी रिड्यूस, वी रिफ्यूज, वी रीथिंक, वी रीडिजाइन, गिव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, दैट आपके इस जगह में इतना कंटामिनेंट है, विच इज मच हायर देन द परमिसिबल लिमिट। री सिटी का मॉडल ऐसा है कि वो पूरे इकोसिस्टम को साथ में लाता है, पूरे रिसोर्स को एक इकोलॉजिकल और बैलेंस रिसोर्स की तरफ ले जा सकते हैं। इस सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ प्लास्टिक्स पे रीसिटी कार्य करता है। देखिएगा मेरे साथ शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ TD न्यूज पर। फिनटेक इंडस्ट्री ने भारत को कम से कम 10 साल आगे कर दिया है दुनिया से। UPI जैसे इनोवेशंस आज फ्रांस जैसे देश इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने अपना सॉल्यूशन वॉइस से बनाया है, जिसपे आप नॉर्मली नंबर पे कॉल लगाइए, पूछिए कि आपका बैलेंस क्या है एंड आपका बैलेंस बता दिया जा सकता है। लोगों कैसे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमने सोचा ये हमारा जो स्टार्टअप वेंचर है रिस्कवरी, इसके थ्रू हम सारे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करेंगे। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ।
मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में, जिसमें हम समेट कर लाते हैं दिन भर की ऐसी खबरों पर जिनके पीछे होता है हिडन एजेंडा, और क्या कुछ है लोग इस बारे में सोचते हैं, क्या कुछ है ग्राउंड सिचुएशन और असल बात क्या है, ये हम बताते हैं इस वक्त में। सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से केरल और कर्नाटक का 2 दिन का करेंगे दौरा। बेहद महत्वपूर्ण होगी पीएम मोदी की आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान कलाड़ी की यात्रा। आदि शंकराचार्य के विचारों, सांस्कृतिक गौरव और देश को एक सूत्र में पिरोने के शंकर के मंत्र को जीवंत बनाए रखने की पीएम मोदी की कोशिश। झारखंड में राजनीतिक असमंजस के बीच हेमंत सोरेन ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। छत्तीसगढ़ गए 4 कांग्रेस के मंत्री वापस लौटे रांची। लाभ के पद के मामले में राज्यपाल के फैसले का जारी है इंतजार। एक बार फिर विपक्ष के मिशन 2024 की चर्चा तेज। शरद पवार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्षी एकता की वकालत की। केसीआर से लेकर ममता बनर्जी तक तीसरे मोर्चे की अगुवाई करने की होड़, लेकिन कांग्रेस के साथ या माइनस कांग्रेस, विपक्ष ने एकता के सूत्र नहीं है। देश को सर्विकल कैंसर का स्वदेश में निर्मित पहला टीका मिला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा निर्मित टीके को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया लॉन्च। अब सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाव में होगी आसानी। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में चीन के जिनजियांग प्रांत में उइगर समुदाय के खिलाफ प्रताड़ना के दावों को पाया गया विश्वसनीय। मानवता के खिलाफ संभावित अपराध की दी चेतावनी। विश्व समुदाय से इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने का किया आह्वान। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केरल और कर्नाटक की यात्रा। ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि विकास के कई प्रतिमान गढ़े जाएंगे और कई जो सरोकार है विकास के वो जोड़े जाएंगे। विकास और विरासत को सहेजने की पहल भी लेकिन इसमें है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और कर्नाटक की जब 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचेंगे तो वो उसमें सांस्कृतिक चेतना भी जुड़ी होगी। आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान कलाड़ी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे पीएम मोदी। कोची मेट्रो और भारतीय रेल की 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण होगी पीएम मोदी की आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान कलाड़ी की यात्रा। भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाले आदि शंकर के जन्मभूमि का दर्शन करेंगे पीएम मोदी। और भारतीय समाज को, संस्कृति को, सत्य का दर्शन कराने वाले शंकराचार्य के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में पीएम मोदी ने दिखाई है रुचि। आदि शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत का मार्ग प्रशस्त किया और भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश 8वीं सदी में की। पीएम मोदी ने इस सांस्कृतिक गौरव गाथा और वैभव को लोगों के सामने लाने की पहल की है। भारत को एक सूत्र में पिरोने और आदि शंकराचार्य के देश की चारों दिशाओं में 4 मठ उन्होंने स्थापित किए। आज भी ये 4 मठ सनातन धर्म के सर्वोच्च मानदंड के प्रतीक हैं। आदि शंकराचार्य की सांस्कृतिक एकता के मंत्र को जीवंत बनाए रखने और नई पीढ़ी से आदि शंकर से परिचय पाने की पीएम की कोशिश है। विकास और विरासत को सहेजने की पहल कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक और केरल की ये 2 दिवसीय यात्रा। आज वो
कोची पहुंचेंगे और आदि शंकराचार्य के जन्मस्थान कलाड़ी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन